हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश का फरवरी 2024 का पूरा करंट देखेंगे। यहाँ पर जो भी करंट कराया जा रहा है वो इस तरीके से कराया जा रहा है कि जो भी करंट के सोर्सेस हैं सबका कंटेंट जो आपके काम का है यहाँ पर आ जाए, जिससे आपको इस सोर्स के अलावा किसी और सोर्स पर जाने की जरूरत ना पड़े। जो लोग भी नए हैं, जिन्होंने जनवरी 2024 का करंट नहीं देखा, वो जाके देख सकते हैं। जो लोग भी बीपीओ की जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, पूरा कोर्स की पूरी क्लासेज आपकी इसी चैनल पर अलग अलग प्ले लिस्ट में पड़ी हुई हैं, आप जाके उनको देख सकते हैं। एक ही क्लास देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, यहाँ किस तरीके से पढ़ाई कराई जाती है। ठीक है, आज के करंट में देख लेते हैं। पहला क्या है, उत्तर प्रदेश का चौथा कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार को नियुक्त किया गया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा और कार्यवाहक, मतलब चौथे ऐसे लगातार व्यक्ति हैं जिन्हें कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है, फुल टाइम डीजीपी नहीं बनाया गया। ऐसा आजकल चल रहा है, राज्य ये सब काम कर रहे हैं। पंजाब में भी सेम चल रहा है। यूपीएससी अभी इसके लिए राज्यों को नोटिस भी दिया था यूपीएससी ने। क्या होता है, जब आप फुल टाइम डीजीपी बना देते हो तो वहां उसको सुप्रीम कोर्ट से संरक्षण मिला हो, उसको फिर आप हटा नहीं सकते हो। जब तक कि बहुत ज्यादा आपके पास सॉलिड रीजन ना हो, आप उसको हटा नहीं सकते हो। तो एक प्रकार से राज्य सरकार क्या चाहती है, डीजीपी हर टाइम उसके अंडर में रहे, उसके हिसाब से काम करे। तो अब इन्होंने बाईपास करने का एक रास्ता निकाला। डीजीपी के लिए सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस आई थी। उन्होंने कहा था कि उस व्यक्ति को ही डीजीपी बनाया जाए जिसका 6 माह से ऊपर कार्यकाल हो। कोशिश की जाए कम से कम 2 साल का कार्यकाल हो डीजीपी बनने के। दूसरा बोला कि ये यूपीएससी सिलेक्ट करेगी। मीन्स राज्य सरकार क्या है, जो उसके सीनियर आईएएस हैं, आईपीएस डीजीपी के लिए, ठीक है, सीनियर आईपीएस की लिस्ट भेजेगी यूपीएससी को पूरा डेटा के साथ। यूपीएससी उनमें से 3 लोगों को सिलेक्ट करेगी। उन 3 में से फिर राज्य सरकार किसी एक को डीजीपी बनाएगी। इस सारे प्रोसेस को बाईपास करने के लिए गवर्नमेंट फुल टाइम डीजीपी बना ही नहीं रही, वो कार्यवाहक बना देती। वही चौथे ये हैं प्रशांत कुमार, काफी फेमस पर्सनालिटी है, मूछें रखते हैं, देखना इनको, है ना। और काफी टाइम से ये एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रहे हैं। आगे चलते हैं। और इनके बारे में एक जानकारी ये है, 1990 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी। दूसरा है ईडा। ठीक है, ईडा क्या है, यमुना यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यह ईडा। इसका मेडिकल डिवाइस पार्क लास्ट मंथ के करंट अफेयर्स में मैंने बताया था कि 2 पार्क यूपी में बनते हैं। एक मेडिकल डिवाइस वाला, ये यमुना एक्सप्रेस वे के आसपास बन रहा है। दूसरा है आपका फार्मा पार्क, ये ललितपुर में बन रहा है। पार्क मतलब होता है एक बड़ी सी जगह, कई हजारों एकड़ की जगह, आसपास सारी सुविधाएं विकसित कर देते हैं। तो जिस भी प्राइवेट कंपनी को अपनी फैक्ट्री डालनी होती है वहीं डाल लेता है, सब सुविधाएं उसको वहीं मिल जाती हैं, बिजली से लेके, रोड से लेके, जमीन से लेके, और बाकी आसपास। सपोज करो आपको जैसे अस्पताल खोलना है, तो आप किस जगह अस्पताल खोलोगे, ऐसी जगह खोलोगे जहाँ पर पैथोलॉजी लैब भी हो, जिससे आपने कोई दवा या जांच लिखी तो वहाँ मिल जाए, मेडिकल हो, अन्य सुविधाएं हो, कनेक्टिविटी हो। तो फार्मा पार्क या कोई भी पार्क, किसी भी चीज़ से रिलेटेड पार्क, ये सारी सुविधाएं आपको प्रदान करते हैं। तो इसमें क्या किया इन्होंने कि ये इतने अच्छे तरीके विकसित किया जा रहा है कि अब यहाँ पर गामा विकिरण सुविधा का भी विस्तार होगा। गामा विकिरण या गामा थेरेपी से क्या होता है, कैंसर का उपचार होता है। कैंसर के उपचार के लिए ईडा की स्थापना कब हुई थी, 1976 में। सबसे पहले नोएडा की स्थापना हुई थी। नोएडा की स्थापना से नोएडा इतना ज़्यादा तरक्की कर गया, इतनी सारी चीज़ें, तो अब आगे भी हो रही ईडा की स्थापना। अब बुंदेलखंड के लिए बीडा की स्थापना हो गई। तो नोएडा की तर्ज पर ही अब बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है, जो कि वैसी ही एक शहरीकरण कॉलोनी विकसित करेगी जिसमें सब कुछ हो। आगे चलते हैं। ग्रीष्म ऋतु के दौरान वन अग्नि को रोकने के लिए तथा आग से बचाव के उपाय के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य भर में 1 फरवरी से 7 फरवरी तक वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह चलाए। तो ये ध्यान रखना है, वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह। अब ये कब चल रहा है, देखो फरवरी में क्यों चल रहा है, क्योंकि अब आगे चल के क्या होगा, अप्रैल में ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी, तो पहले से ही तैयारी कर रहे, प्रोएक्टिव गवर्नमेंट है। तो ये वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह चलाया गया। इसमें भी मुख्य वन संरक्षक के उसमें नेतृत्व में एक कमेटी वगैरह गठन हुआ। ये सारी चीजें आपके लिए इतना ही काम का। जिन लोगों ने जनवरी का करंट अफेयर्स देखा है वो अपना कमेंट में जरूर बताएं, अपना फीडबैक जरूर दें।
अगर कुछ और चीज़ें आप चाह रहे हैं कि क्या चीज़ इसमें और ऐड ऑन की जाए, या टाइम थोड़ा बढ़ाया जाए या टाइम कम किया जाए और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, आप अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम उसको कंसीडर करेंगे और जो भी अच्छे सजेशन होंगे हम अगले वीडियो में उसको लागू कर देंगे। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 की कुछ बातें। देखो 2024-25 का बजट है, ये ध्यान रखो, बजट पर एक वीडियो सेपरेट आएगा, बहुत डिटेल में आएगा, तो वहाँ पे बात होगी। अभी तो चूंकि फरवरी के करंट में उसको आना है, फरवरी में पेश हुआ था, इसलिए इसको दे दिया गया। 5 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री कौन है? सुरेश कुमार खन्ना। जब से योगी गवर्नमेंट आई है तब से यही वित्त मंत्री हैं, इन्होंने पेश किया। कुल व्यय कितने का है इसमें? 7,36,437 करोड़ का ये कुल व्यय है। निराश्रित, इसमें कुछ जो राशियां हैं अलग से बढ़ाई गई जो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो एक है निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत जो पात्र लाभार्थी हैं उनको देय राशि 500 रुपये प्रतिमाह जो पहले थी, अब इसे बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई। ठीक है। वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का बजट कितना था? 6.90 लाख करोड़। अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया? 7.36 लाख करोड़, ये वृद्धि हुई है। लखनऊ में एक एरो सिटी का विकास किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कितना? 1500 एकड़ में। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायतों राज की जो पंचायत हैं, पंचायती राज है, इनकी राजस्व प्राप्तियां सबसे ज़्यादा, तो जो लोग भी बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पंचायतों की राजस्व प्राप्तियां पूरे देश भर में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हैं। 2.5 जो राज्य का सकल राजस्व है उसके 2.5% के लगभग हैं। बाकी अलग राज्यों की अभी मैं बताता हूँ क्या। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने ये रिपोर्ट जारी की, तो बहुत ऑथेंटिक है। पंचायती राज संस्थाओं का वित्त शीर्षक नाम से रिपोर्ट जारी की, शीर्षक भी याद रखना, पंचायती राज संस्थाओं का वित्त। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या हैं? उत्तर प्रदेश में पंचायतों की राजस्व प्राप्तियां राज्य के स्वयं के राजस्व का कितना है? 2.5%, जबकि आंध्र प्रदेश में यह केवल कितना है? 0.5% है। बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ के राज्य जबकि पंचायतों को सबसे ज्यादा सशक्तिकरण किया, लेकिन ये ध्यान रखना इसमें एक क्लच है। इसका मतलब ये कतई नहीं हुआ कि यहाँ पे पंचायतों के पास कम पैसा है, क्योंकि यहाँ पर पंचायतों के खुद के संसाधन, इतने टैक्स इन लोगों ने सौंप रखे हैं कि पंचायत जो खुद का कलेक्शन करती है वो ज़्यादा करती है यहाँ पे। अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें जो पश्चिम बंगाल सर्वाधिक, केरल की पंचायत है जो 60 लाख ऑन एवरेज प्रतिवर्ष इसको पैसा खुद का कलेक्शन होता है, दूसरे पर वेस्ट बंगाल। तो ये यहाँ पर यूपी में क्या, पंचायतों के खुद के जो टैक्स कलेक्शन बहुत कम है, तो राज्य ही देता है, क्योंकि राज्यों ने उनको, पंचायतों को कोई टैक्स ज्यादा सौंपे नहीं है, ये भी बात हो सकती है। केरल में प्रति पंचायत अर्जित औसत राजस्व सबसे ज्यादा कितना है? 60 लाख, देखो इसमें लिख दिया है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों को सोलर हब में बदला जाएगा। जैसे मैंने बोला 16 ऐसे शहर हैं जिन्हें सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, 17 शहर, ठीक है, सोलर सिटी के रूप में इनको विकसित किया जाएगा। उसमें एक अयोध्या भी है जो सबसे प्रथम सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो अयोध्या को राज्य की पहली सोलर सिटी के रूप में स्थापित करने का सरकार प्रयास कर रही है। अगला है उत्तर प्रदेश लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया, फिर से इंपॉर्टेंट है। लोकायुक्त और उपलोकायुक्त ये विधेयक है। इसमें क्या था कि अभी लोकायुक्त की जो उम्र थी ना 8 वर्ष थी, बहुत टाइम तक बना रह पा रहा था जो उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त था, अब इसको घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, बस यही इंपॉर्टेंट है। और अधिकतम आयु इसकी 70 वर्ष कर दी गई। लोकायुक्त की स्थापना किस लिए हुई थी? अन्ना आंदोलन, आपको याद हो। उत्तर प्रदेश में एक्चुअली लोकायुक्त राज्यों में, कई राज्यों में बहुत पहले से बना है। आप लोगों को बताना यूपी में लोकायुक्त की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा कब हुई थी, ठीक है, इसका गठन। अब ये ओम्बड्समेंट एक टर्म होता है, स्वीडन से आया था, कि एक ऐसा पद होना चाहिए जो किसी भी लोक सेवक, किसी मंत्री, प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार की जांच कर सके, वहां से आया था। तो लोकायुक्त का उद्देश्य लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतों, आरोपों की जांच करना है। अगले उस पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में एक्चुअली पहले जो समिट होती है, इन्वेस्टर समिट में एमओयू साइन हो जाते हैं कि हम इतने लाख, 33 लाख, शायद 36 या 37 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए थे पिछली इन्वेस्टर समिट में।
जब वहां पे तो बोल दिया, मौखिक बात होगी, थोड़े बहुत मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाले एमओयू साइन हो गए, लेकिन उसके बाद क्या होता है, एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होती है। उसमें होता है कि अब ग्राउंड पर आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, बोल तो दिया था, उसमें फिर लोगों को बुलाया जाता है। इसी का आयोजन 19 फरवरी से 21 फरवरी के बीच में हुआ। 10 लाख करोड़ तक के जो प्रोजेक्ट हैं वो ग्राउंड पर उतरने के लिए एक्सपेक्टेड थे इसमें। और कहाँ हुआ, लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये हुआ था। तो ध्यान रखो कब हुआ था और कहाँ हुआ था। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा, ठीक है, यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसने 25,000 करोड़ के निवेश को आकर्षित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मोदी गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने अनाउंस किया था, 2 राज्यों में था, एक तमिलनाडु और दूसरा यूपी। यूपी में इसके 6 नोड हैं। बुंदेलखंड में झांसी है, चित्रकूट है, आगरा है, अलीगढ़ है और कानपुर और लखनऊ। टोटल 6 नोड है। सबसे ज़्यादा जमीन झांसी क्षेत्र में लेके अधिग्रहण करके यहाँ पर भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने फैक्ट्री भी लगा दी है गरौठा एरिया के आसपास, ठीक है। तो ऐसा चल रहा है। कानपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑलरेडी है, अगर कोई कानपुर वाले जो होंगे वो जान रहे होंगे, आरमापुर करके एक क्षेत्र है कानपुर में, नाम ही उसका आरमापुर, यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। अब चूंकि अडानी अडानी की कंपनी है, उसने यहाँ पर क्या किया, अभी निवेश किया था 3,000 करोड़ का, बम बनाने अनाने का कारखाना ये सब लगा रही थी, तो वो इसी के तहत लगा रही है। इसमें भी कॉरिडोर कोई भी होता है उसमें क्या होता है, सारी सुविधाएं दे देना, हाईवे कनेक्टिविटी बना देना, जल पानी ये सब, जमीन उपलब्ध करा देना, बिजली उपलब्ध करा देना, जिससे, और एक स्थान विशेष फिक्स कर देना जिससे सारी कंपनियां प्राइवेट वगैरह जो भी है अपनी कंपनी लगा सके। इस गलियारे के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र क्या है, जब कोई चीज बन रही है, अब इसमें रिसर्च भी तो चाहिए। जब रिसर्च चाहिए तो उत्कृष्टता केंद्र के लिए यूपी के 2 ही सबसे बड़े या सब रिसर्च के मामले में अग्रणी कॉलेज मान लो, आईआईटी कानपुर है और आईआईटी बीएचयू, इन्हीं को क्या किया, उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित कर दिया। यह गलियारा उत्तर प्रदेश के 6 जिलों अलीगढ़, झांसी, कानपुर, लखनऊ, चित्रकूट और आगरा से गुजरेगा। अगले उस पर चलते हैं। कल्की धाम मंदिर सब लोगों ने देखा होगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के थे पहले, अचानक से मोदी जी को उद्घाटन के लिए बुलाया, ये चले भी गए और कांग्रेस से फिर इनको बाहर कर दिया गया। इनकी नींव संभल जिले में रखी। कल्की, ऐसा माना जाता है कि भगवान का अगला जो अवतार है वो कल्की भगवान का अवतार है। यहीं पर अभी मस्जिद में, संभल में मस्जिद में सर्वे वगैरह में हुआ था, हिंसा हुई थी, दंगा हो गए थे, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि जो मस्जिद है जिस स्थान पर, वहीं पर भगवान कल्की का अवतार होना है, सर्वे वगैरह हो रहा था। तो यहीं पर कल्की धाम में क्या है, मंदिर की स्थापना रखी मोदी जी ने, काफी विशाल मंदिर बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एस्मा लागू किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट, एस्मा। इसमें क्या होता है, कुछ एसेंशियल सर्विस होती हैं गवर्नमेंट की, राज्य सरकारों की, केंद्र सरकारों की, क्या क्या, संचार, परिवहन, पुलिस, बिजली, शिक्षा, अस्पताल, और भी जितने भी गवर्नमेंट के वो हैं। तो गवर्नमेंट को एक अधिकार दिया गया कि लोग बाग हड़ताल वगैरह करते रहते हैं, अगर एस्मा लागू कर दिया गया तो कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट का जो कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकता। हड़ताल करेगा उसको जेल हो जाएगी, जुर्माना हो जाएगा। तो जब एस्मा लागू होता है, 6 महीने के लिए किया था योगी गवर्नमेंट ने, ये तो कर देते, एस्मा लागू कर देते हैं। अभी लखनऊ में धारा 144 लगा रखी है ना, जो इनका मन होता है वो करते हैं। सरकार के सभी विभागों, निगमों, प्राधिकरणों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर प्रतिबंध लगाते हुए आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1968, अधिनियम कब बना ये ध्यान रखो, 1968, इसको लागू किया। इसके उल्लंघन की दशा में 1 वर्ष तक की सजा या 1,000 रुपये जुर्माना, बड़ा कम है, 1,000 तक का जुर्माने का प्रावधान। यह अधिनियम संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में वर्णित विषय पर, यानी कि यह अधिनियम किसमें, समवर्ती सूची से इस पर कानून बना, भारत की संसद द्वारा बनाया गया एक कानून है। अगला, उत्तर प्रदेश को 2019 से 2023 के बीच में पिछले 4 सालों की अपेक्षा इस बार 4 गुना अधिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो होता है जब कोई कंपनी, जब कोई व्यक्ति या संस्था किसी अन्य कंपनी में इतना निवेश करे, कम से कम 10% या उससे ज्यादा, कि उसे प्रबंधन अधिकार भी मिले और वोटिंग अधिकार मिले, प्लस वो
शेयर तो उसको मिल ही रहा है, मालिकाना हक तो मिल ही रहा है। ये होता है एफडीआई। नहीं तो क्या हो जाता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफपीआई। 10% से कम निवेश हो तो एफपीआई हो जाता है। तो ये यूपी को पिछले 4 सालों में कितना, 2019 से 2023 के बीच में जितना इन्वेस्टमेंट मिला, जो उसके पहले के 4 साल थे उससे 4 गुना ज्यादा है। बस यही है। तो पहले, अब इसमें रिपोर्ट में पूरा कहा गया कि यूपी को पहले बीमारू राज्यों में शामिल किया जाता था। बीमारू का फुल फॉर्म क्या होता है, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी। क्यों इनको बीमारू बोला जाता था, क्योंकि उच्च स्तर की गरीबी, कम साक्षरता दर और बुनियादी ढांचा बहुत खराब था। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी खराब थी, निवेश नहीं जाता था इन सब राज्यों में। अब चूंकि यूपी बहुत हटके परफॉर्म कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, यूपी अब देश का अग्रणी राज्य हो गया, जो देश को दिशा दिखा रहा है, ग्रोथ इंजन बना हुआ। अब ये बीमारू नहीं रहा, स्थिति अब ये बदल गई। एफडीआई के, देश के मामले में एफडीआई के सोर्स क्या है, मॉरिशस, सिंगापुर, अमेरिका। जांच भी एक बार हो गई थी, बहुत सारा है। लॉ ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, ठीक है। इस तरीके से क्या होता था कि मॉरिशस वगैरह में इनके यहाँ पर क्या है व्यवस्था, कि टैक्स बहुत कम है। जो आप इनकम टैक्स लगाते हो या कॉर्पोरेट इनकम टैक्स होता है जो कंपनी कमाती है उस पर, अपने यहाँ पर ये ज़्यादा है, 30% और उससे ऊपर भी चले जाते हैं, ठीक है, सेस वगैरह लगा के। बाकी जगह पता चले 5%, 2%। तो जो इंडियन कंपनी है उन वही अपना पैसा क्या करती थी, उधर ले जाती थी, फिर वहाँ से इन्वेस्ट करके दिखा देती थी, जिससे टैक्स इनको यहाँ पर देना पड़े। अब ये जो इनकम टैक्स है वो यहाँ पर देंगे, वो यहाँ पे कम है, ऐसे हो रहा था। तो फिर गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे नए नए कानून लेके आए इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स की क्लासेज की प्ले लिस्ट पढ़ी, उसको देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस पर फिर रोक लगाने की कोशिश हुई। यहाँ से सबसे ज़्यादा एफडीआई आता है भारत। किस किस क्षेत्रों में आता है, सेवा क्षेत्र, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, व्यापार एवं दूरसंचार के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा एफडीआई आता है। आगरा में जो जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन थी उसका नाम बदल दिया गया। नया नाम क्या है, नया नाम है मनकामेश्वर मंदिर रखा गया। ऐसा बोला गया है कि जब भगवान शिव मथुरा आए थे, किस लिए आए थे, क्योंकि भगवान कृष्ण के बाल रूप के दर्शन इनको करने थे। तो बाल रूप के दर्शन करने आए थे, तभी इन्होंने, भगवान शिव ने मनकामेश्वर मंदिर की स्थापना खुद की थी द्वापर युग में। इसलिए इस जो स्टेशन है जामा मस्जिद, इसका नाम क्या कर दिया गया, मनकामेश्वर मंदिर मेट्रो स्टेशन। उत्तर प्रदेश विकास परियोजनाओं के लिए सीएसआर फंड का उपयोग करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फंड भी आप जानोगे क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड। तो अब ये बोल दिया कि अब इसका फंड अब क्या है ना, केवल सामाजिक जो आपकी योजनाएं हैं या सामाजिक कार्य हैं उनके लिए इसका उपयोग नहीं होगा। अब इसका विस्तार कर दिया गया। विस्तार बोला, विकास के लिए भी इसका उपयोग होगा। इस फंड का, फंड है क्या, फंड है, गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो जो भी लाभ या मुनाफा कमाती हैं वो एक समाज से कराती हैं। जब वो समाज से ये सारी चीजें कमाती हैं तो वो इससे नहीं बच सकती हैं कि हमने टैक्स दे दिया अब ये सारा हमारा। उनकी इस समाज के प्रति भी कुछ ड्यूटी है। तो जो भी ऐसे काम या विषय सीएसआर के अंतर्गत डाले गए, उस पर वो अपने टोटल लाभ का, 3 वर्ष का जो टोटल लाभ हुआ है ऑन एवरेज, उसका 2% वो खर्च करेंगे सीएसआर पर। ये गवर्नमेंट ने कंपनी अधिनियम में डाल दिया। अब ये करना, पहले ऐच्छिक था, जब मोदी गवर्नमेंट नहीं आई थी उसके पहले इच्छा से खर्च करती थी, अब इसको रूल बना दिया कि इतना तो करना ही करना। तो 2014-15 में सीएसआर फंड के तहत यूपी को केवल 148 करोड़ रुपए मिले थे, जो 2022-23 में 1500 करोड़ हो गए पहली बार। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होते हैं, किन पर, जिनका वार्षिक कारोबार या तो 1000 करोड़ रुपए का हो या उससे अधिक हो, जिनकी कुल संपत्ति 500 करोड़ या उससे अधिक है, या जिनका शुद्ध लाभ सब कुछ निकाल के 5 करोड़ या उससे अधिक है। इनमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आपको शुद्ध लाभ का 2% देना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। इस अधिनियम की धारा 135 ऐसी कंपनियों को पिछले 3 वित्तीय वर्षों से अपने औसत मुनाफे का 2% सीएसआर गतिविधियों के लिए आवंटित करने का प्रावधान करती है। अगला आ जाते हैं, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उड़ान। उड़ान के अंतर्गत ही क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है। उड़ान क्या है, उड़े देश का आम नागरिक, हवाई जहाज के क्षेत्र में गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है।
उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार करना, सस्ती दरों पर हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करना। ये अच्छे से पढ़ लेना। 21 हवाई अड्डे अब यूपी में हो जाएंगे, 10 परिचालन में हैं, 11 निर्माणाधीन है, मतलब कुछ कंप्लीट होने वाले हैं, कुछ चल रहा है, कुछ पर। तो इस तरीके, जिनमें से 5 आपके क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहां पर हुई? लखनऊ में। लखनऊ में कहां पर? आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अकादमी में किया गया इसका। पूरे देश भर की जो पुलिस है उसकी मीटिंग हुई यहाँ पर। आरपीएफ भी क्या है? एक प्रकार की पुलिस है, रेलवे पुलिस या केंद्रीय पुलिस है, ठीक है। लेकिन जिस राज्य में काम करती है तो इसका वेतन राज्य सरकार से जाता है। आरपीएफ की स्थापना 2004 में रेलवे संपत्ति की सुरक्षा, यात्रियों तथा उनके सामानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन तथा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। फिर इंपॉर्टेंट है, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? जल शक्ति मंत्रालय। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण भी आपका जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जल जीवन मिशन तो आता ही आता है। जो शहरी का स्वच्छ भारत मिशन है वो आ जाता है आपका शहरी विकास मंत्रालय। 16-17 फरवरी 2024 को लखनऊ में इसका आयोजन किया गया, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी गोला बारूद सुविधा का उद्घाटन किया, जो मैंने बताया था। इस सुविधा का निर्माण अडानी डिफेंस एवं एरोस्पेस द्वारा किया जा रहा है। अब अडानी पर कितने भी सवाल उठे, अडानी तो बढ़ते ही जा रहे हैं। अडानी को कोई नहीं रोक पा रहा। पूरी दुनिया भर के देशों में इन्वेस्टमेंट मार रहे हैं, इंडिया में भी मार रहे हैं जहां मौका मिल रहा है। धारावी को निर्माण कर रहे हैं मुंबई में जाके, यहाँ ये बना रहे हैं। कर्नाटका वगैरह में बहुत बड़े बड़े सोलर पार्क हब बना रहे हैं, कोयले वोयले की खदानें खरीद रहे हैं। जम के इनको पैसा मिल रहा है, बैंकों से लोन मिल रहा है। 500 एकड़ में फैली है फैक्ट्री, 3000 करोड़ रुपए में बनेगी। भारत रत्न पुरस्कार देख लेते हैं, यूपी के चौधरी चरण सिंह जी को मिला। पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, गृह मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। इन पॉइंटों को ध्यान रखना। आप लोगों को कमेंट में बताना है इनकी पार्टी का नाम क्या है। इनके पुत्र, अभी पुत्र नहीं पौत्र हैं इनके, जयंत चौधरी, ठीक है, वो मंत्री भी हैं। बताना है कौन सा मंत्रालय उनको मिला है। भारत रत्न पाने वाले उत्तर प्रदेश के 12वें व्यक्ति हैं यूपी के, और प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत रत्न पाने वाले उत्तर प्रदेश के 6वें नेता हैं। इसका सिंपल सा मतलब है, जितने भी भारत रत्न दिए जाते हैं अधिकतर राजनेता ही होते हैं। जैसे इस बार के 5 दिए गए, मैं सबके नाम बताता हूँ। ये हो गए चौधरी चरण सिंह जी। दूसरे हैं आपके पीवी नरसिम्हा राव, ये भी पीएम रहे हैं। तीसरे एल.के. आडवाणी, डिप्टी पीएम रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एम.एस. स्वामीनाथन हैं। ये एक व्यक्ति हैं जो कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं। और अगले जो हैं 5वें व्यक्ति वो हैं कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर को सबसे पहले ओबीसी आरक्षण इन्होंने ही दिया था। एक प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन में भी ये थे, बहुत बड़े समाजवादी नेता थे। ये सीएम रहे थे, फिर भी इनके पास खुद की गाड़ी नहीं थी। बेटे के इलाज के लिए विदेश नहीं भेज पाए थे, मीन्स पैसा नहीं था। पीएम ने इनको ऑफर किया था बट इन्होंने नहीं भेजा था। तो बड़े ही जमीन से जुड़े हुए आदमी थे। तो इसमें देखा है आपने 4 राजनेता हैं। अधिकतर भारत रत्न ऐसा मानते हैं ये लोग, हमारे राजनेता, कि अधिकतर सेवा, सबसे बड़ी सेवा राजनेता करते हैं, है ना। बाकी जो वैज्ञानिक हैं, जो भी समुदाय है, वो जिंदगी खपा देता है, मुश्किल से ही वो पहुंचता है भारत रत्न तक। फिर से आ जाते हैं अपने पॉइंट पर। रानी लक्ष्मीबाई तथा लक्ष्मण पुरस्कार यूपी में दिए जाते हैं। खेल के क्षेत्र में महिलाओं को रानी लक्ष्मीबाई और पुरुषों को लक्ष्मण पुरस्कार। लक्ष्मण पुरस्कार किस किस को मिला है? अखिल सेवरान शूटिंग, राजकुमार पाल को हॉकी में, अजीत सिंह को पैरा एथलेटिक्स में। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार जो महिला वर्ग को दिया जाता है। चलिए पहले बीपीओ पेड बैच की जानकारी। बीपीओ का पेड बैच चल रहा है, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी आपको पंचायती राज की, सिंगल पीडीएफ कंप्यूटर की मिल जाएगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएंगे। 12 + 15 टोटल टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट पंचायती राज पर हैं।
और हर एक टेस्ट में 150 से 200 क्वेश्चन है, तो ये समझ लो। इसके बाद टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट कंप्यूटर पर, वैल्यू एडिशन क्लास, यूपी स्पेशल क्लास, पीडीएफ, टास्क टाइम टू टाइम पे दिए गए, वैल्यू एडिशन पीडीएफ दी जा रही है, रेगुलर आपकी ग्रुप कॉल होती रहती। ये सब चीज़ें जब आपकी होती है तो तैयारी आपकी पूर्ण हो जाती है। फीस 299 है, इस नंबर पर पे करना है और ये नेम चेक कर लेना। इसके बाद स्क्रीनशॉट टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से किसी पर भेज देना। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हो। सेम प्रोसेस है बैच लेने का ये वाला, चाहे आप आर ओ का लेना चाहो उसका भी बैच चल रहा है, वो भी ले सकते हो। जूनियर असिस्टेंट का भी सेम प्रोसेस है। फॉरेस्ट गार्ड का बैच केवल ऐप पर चल रहा है, तो आप ऐप पर जाइए और ऐप पर आप क्या करोगे, जीएस रेवोल्यूशन सर्च करोगे, प्ले स्टोर पर ऐप आ जाएगा, ऐप में स्टोर में जाओगे तो बैच दिख जाएगा, वहाँ से परचेज कर सकते हो। आगे चलते हैं। जो महिलाओं को मिला है रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार खेल के क्षेत्र में, उनके नाम क्या है, किरण बालियान एथलेटिक्स में, सिमरन को पैरा एथलेटिक्स में और जैनब खातून पैरा पावर लिफ्टिंग। उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य पुरस्कार देख लेते हैं। कौन देता है, उत्तर प्रदेश का संस्कृति विभाग, संस्कृत नहीं है संस्कृति विभाग। जैन संस्कृति संवर्धन, नहीं ये संस्कृत विभाग ही है, हाँ ठीक है। जैन संस्कृति संवर्धन सम्मान मनीष कुमार जैन को मिला है। संत कबीर अकादमी सम्मान डॉक्टर शरणदास शास्त्री को, और बिरजू महाराज कथक सम्मान माया कुलश्रेष्ठ को। ये नाम भी याद रखना। उत्तर प्रदेश के चंदौली में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का विकास किया जाए। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका का पता होगा, 9/11 पता होगा, तो ये होता है यहाँ पर दुनिया भर के उद्योगपति ऑफिस वगैरह होते हैं जहाँ से बड़ा कारोबार चलता है, तो ये चंदौली में इसका विकास किया जाएगा। एक और करंट है आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना अनुदान के मौद्रिक लाभ को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किया गया। इसमें क्या होता है, बच्चियां जो होती हैं, बच्चियों के जन्म लेने पर गवर्नमेंट पहले 15,000 रुपये देती थी, अब 25,000 6 चरणों में देती है। ठीक है, कौन कौन से चरण हैं, जन्म लेना, फिर एक वर्ष में क्या होता है, टीकाकरण हो जाता है पूर्ण। इसके बाद कक्षा एक मतलब 5 वर्ष तक की उम्र, फिर कक्षा 6, फिर कक्षा 9, और इसके बाद या तो स्नातक में प्रवेश करे या डिप्लोमा में। ये होगा 6 चरण। अब 6 चरण जब आपने लिख लिए तो यहाँ से लगा लो, सबसे पहले 5,000 देती है गवर्नमेंट और लास्ट में देती है 7,000। इसके बाद ये स्नातक डिप्लोमा वाला लास्ट है, या तो स्नातक या डिप्लोमा। कक्षा 9 में 5,000 देती है और बाकी बीच में 3,000 दे देती। तो 6 5 11, इसके बाद 5 16, और इसके बाद 1 वर्ष हो गया, यहाँ पर हो गया। ये जन्म वाला छूट गया, जन्म में है 5,000। ठीक है, तो सबसे ऊपर होगा 5,000, फिर 1 वर्ष पर है 2,000। कक्षा 3 में यहाँ पर 3 मिलेगा, यहाँ पर 3 मिलेगा, कक्षा 9 में मिलेगा आपको 5,000 और आखिरी में मिलेगा 7,000। तो ऐसे जोड़ोगे आपका टोटल हो जाएगा 25 के। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट, इसमें क्या है कि भारत में सर्वाधिक विदेशी छात्र वाले शीर्ष राज्यों में उत्तर प्रदेश को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। टोटल कितने विदेशी छात्र यूपी में पढ़ रहे हैं, 4,323। कुछ अन्य तथ्य जान लेते हैं। अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के मामले में उत्तर प्रदेश 12वें स्थान पर है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में यूपी पूरे देश में सबसे आगे, फर्स्ट पर। अभी हुरून इंडिया ने 500 देश की सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट जारी की इंडिया की, जिसमें यूपी की 25 कंपनियां शामिल हैं, लेकिन उनमें से मैक्सिमम कंपनियां कहाँ हैं, नोएडा में। 21 कंपनियां नोएडा में स्थित। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य रैंकिंग में वाराणसी ने उत्तर प्रदेश में शीर्ष स्थान। देखो, वायु को शुद्ध करने में भी वाराणसी में देश में टॉप पर है। वाराणसी में बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मोदी जी जब भी जाते हैं 15,000 करोड़ 20,000 करोड़ ऐसे करके वो हर 6 महीने में खर्च कर रहे हैं। तो समझो आज की डेट में जब से वो वहाँ से सांसद बने हैं 1.5 लाख करोड़ के ऊपर पैसा दे चुके हैं। तो एक शहर को जब इतना पैसा खर्च करोगे तो वो शहर कहाँ रहेगा, वो जमीन पर थोड़ी रहेगा। वही हो रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज का लोकार्पण किया। ठीक है, इसकी शूटिंग रेंज भी वहाँ पर बन रही है, एक अलग कॉलोनी, पूरी सिटी बस रही है, रिंग रोड बन रहा है, केबल को जमीन के अंदर किया गया, बहुत सारी चीज, स्टेडियम बन रहा है, एयरपोर्ट वगैरह, ये सब हाईवेज की तो गिनती ही नहीं है। तो वाराणसी में बहुत जबरदस्त विकास चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 5 नए हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा। ये पिछले महीने में भी आप पढ़ चुके वही हवाई अड्डे हैं जो नाम बताए थे। यह हवाई अड्डे आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती और चित्रकूट में बनेंगे। इन 5 हवाई अड्डों को मिलाकर उत्तर प्रदेश में कुल कितने हो जाएंगे? 21 हवाई अड्डे हो जाएंगे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में परिचालन में कितने 10 से अधिक हवाई अड्डे क्या है 10 या उससे अधिक परिचालन में आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी बहुत उस पर काम कर रहा है, सबसे ज़्यादा निवेश इस क्षेत्र में ही आ रहा है जो यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके आसपास। ठीक है, तो फिल्म सिटी बन रही है, एक आकर्षक निवेश का गंतव्य स्थान है। इस फिल्म सिटी को निर्माण का जो एक प्रकार से टेंडर मिल गया है, वो किसे मिला है? बोनी कपूर की कंपनी है और एक नॉर्थ इंडिया में दिल्ली के आसपास एक भूटानी ग्रुप है, इनकी कंपनी को संयुक्त रूप से मिल गया। इनका दिमाग होगा, इनको सारी चीज़ें पता है फिल्म में क्या क्या लगना क्या क्या नहीं, और पैसा मेनली इनका हो। तो इस तरीके से इनको ये प्रोजेक्ट मिल गया। अब ये लोग बनाएंगे पूरी फिल्म सिटी। यहाँ पर बहुत सारे सबके थीम बनेंगे, रामायण की थीम बनेगी, महाभारत की थीम बनेगी, अयोध्या, चित्रकूट, तो धार्मिक थीमें भी वहाँ पर बनेंगे, सेट बनेंगे। 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, 6ठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इनका आयोजन तमिलनाडु में 19 से 31 जनवरी 2024 के मध्य किया गया। इन खेलों में उत्तर प्रदेश ने कुल कितने 42 पदक जीते, इंपॉर्टेंट है, जिनमें 11 स्वर्ण, 13 रजत और 18 कांस्य पदक जीते। यूपी का देश भर में स्थान 7th था, ठीक है, 7वां स्थान में। चौथे खेलो इंडिया विंटर गेम्स, 7वां स्थान यहाँ पे भी रहा है, लेकिन पदक, क्योंकि विंटर गेम्स इंडिया में ज़्यादा नहीं होते ना, विंटर गेम्स समझ लो पूरा आइस होना चाहिए, तो ये कहाँ पे होंगे? जो उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, वो भी सर्दियों के टाइम पर। इंडिया में इतना ज़्यादा तो अभी सुविधाएं विकसित नहीं हो चुकी हैं, फिर भी बहुत सारे स्टेडियम में हैं सुविधाएं कि वहाँ पर इतना नेचुरली नहीं, कृत्रिम रूप से इतना टेम्परेचर कम कर दिया जाए कि विंटर गेम्स हो जाए। ठीक है, तो कुल 3 पदक इसमें जीते, 2 स्वर्ण और 1 रजत। इसके बाद भी ये कहाँ 7वें पर आ गए। इसका मतलब है यहाँ पर खेलों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में महिला श्रम शक्ति की भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट। श्रम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो LFPR, इसमें क्या होता है? कार्य करने के योग्य एवं इच्छुक व्यक्ति नंबर इनका अपॉन कुल जनसंख्या, इससे निकलता है LFPR। तो देश की अभी निकाली गई थी, 60% देश की जो जनसंख्या है वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो में आ जाती है। इसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी है? 2022-23 में 32% हो गई, जो कि 2017-18 में सिर्फ 14.2% महिलाएं थी जो काम करना चाहती। ये वो वाला क्षेत्र है रोजगार वाला। बाकी अगर महिलाओं की भागीदारी देखो तो कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक है, पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं कृषि क्षेत्र में काम करती हैं। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के नमो घाट से भारत के पहले गंगा घाट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया था। और पहली सेवा कहाँ? काशी से अयोध्या के बीच में ही शुरू हुई। जल जीवन मिशन में ऑनलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट बिल EMB को 100% लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया। ये सिंगल लाइन फैक्ट हैं बट काम के हैं, तो सारे आपको याद रखने। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के निगोही में, बहुत इंपॉर्टेंट है, शाहजहांपुर जिले के निगोही में हड़प्पा काल के 200 से अधिक प्राचीन हथियार मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर देने के मामले में उत्तर प्रदेश खुद टॉप पर है, फिर इसके बाद यूपी के अंदर नोएडा और गाजियाबाद शीर्ष स्थान पर। उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश महाना जी, बहुत फेमस पर्सनालिटी ये है। इन्होंने फरवरी 2024 में VS ऐप लॉन्च किया था, VS इंटेलिजेंस सर्च मोबाइल ऐप। इसका काम क्या था कि जो विधानसभा की कार्रवाई है, जो भी पूरा चीज़ है, कार्रवाइयाँ होती हैं, उस पर जो निर्णय लिए जाते हैं,
वो सारी चीज़ें आप डिजिटल प्रारूप में देख सकते हो इस ऐप के माध्यम से। तो यूपी-वीएस इंटेलिजेंस सर्च मोबाइल ऐप क्या है? विधानसभा की कार्यवाही देखने के लिए। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अब चूंकि हवाई अड्डे के पास में थी, तो जो अथॉरिटी है आपकी एयरपोर्ट, ठीक है, इस अथॉरिटी से आपको क्या करना था? परमिशन लेना था कि व्यवधान ना आए, कोई फ्लाइट उतरनी है, कुछ होना है। तो अब ये क्लियरेंस इनको मिल गई है। आदि योगी शिव की मूर्ति बनेगी 242 फीट। ईसा फाउंडेशन आप लोगों ने देखा हो, वहां पर एक आदि योगी शिव की मूर्ति बनी 112 फीट की, तो ये उससे दोगुनी हाइट से भी ज्यादा ऊंची बनी। उत्तर प्रदेश ने 2026 तक राज्य से फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। फाइलेरिया बीमारी होती है, बूचेरिया बैंक्रोप्टाई नामक एक फूलकृमि होता है, उसके द्वारा होती है, ठीक है। और यूपी सरकार ने क्या 2026 तक लक्ष्य रखा है कि हम इसको खत्म कर दें। केंद्र सरकार ने 2027 रखा, यूपी सरकार ने बोला हम 1 साल पहले ही खत्म कर दें। उत्तर प्रदेश सरकार की हरित हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत प्रति वर्ष 10 लाख टन हरित हाइड्रोजन क्षमता उत्पादन, मीन्स 10 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादित करने की क्षमता यूपी को हासिल करनी है। कब तक? 2028 तक, अगले 4 वर्षों में। क्योंकि केंद्र सरकार को 2030 तक ये लक्ष्य हासिल करना है। कितना? 5 मिलियन टन, यानी कि 50 लाख टन। तो यूपी ने बोला है कि हम इतने बड़े राज्य हैं, कम से कम नहीं तो हम तुम्हारा 1/5 यानी कि 20% तो हमसे मिलेगा, तभी तो तुम ये लक्ष्य हासिल कर पाओगे। तो यूपी बोला हम तुमसे 2 साल पहले ही 2028 तक कितना? 10 लाख टन हरित हाइड्रोजन, यानी कि 1 मिलियन टन उत्पादन क्षमता बना लेंगे। हरित हाइड्रोजन के बारे में क्या है? हाइड्रोजन ऐसा ईंधन है जिसकी जो ऑक्टेन संख्या होती है ना, या जिसका ईंधन का दहन मूल्य होता है वो 150 होता है। और पेट्रोल वगैरह डीजल का पता कितना होता है? 45 से 50। तो पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, इन सब का बता रहा हूँ, एलपीजी वगैरह, ये 50 के आसपास होता है। इनसे 3 गुना ज्यादा ऊष्मा यहाँ से मिलती है, इतना पावरफुल ईंधन है। और जब ये हाइड्रोजन कैसा होता है? हाइड्रोजन रिएक्शन करता है H2 प्लस O2 से, तो बाद में क्या निकलता है? जलवाष्प निकलती है, H2O। मीन्स पॉल्यूशन भी शून्य, केवल जलवाष्प निकल रही है। और सबसे ज्यादा ऊष्मा देना, ऊर्जा देना, तो सबसे बेस्ट ईंधन हो सकता है। तो इसीलिए इसको भविष्य का ईंधन बोला जा रहा है और दुनिया भर में इसके प्लांट लग रहा है। अब चूंकि ग्रीन हाइड्रोजन अलग चीज हो जाती है। ग्रीन हाइड्रोजन हो जाती है कि हाइड्रोजन को बनाना, लेकिन उन स्रोतों से बनाना जिससे उत्सर्जन शून्य हो, यानी कि सोलर ऊर्जा से या फिर पवन ऊर्जा से हाइड्रोजन बनाना। क्योंकि हाइड्रोजन बनाने में जो सबसे ज्यादा खर्च होती है वो होती है बिजली खर्च। तो अगर वो ग्रीन सोर्सों से बनाई जाए तभी ग्रीन हाइड्रोजन कहलाती है। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने क्या किया? ईवी उपयोग नाम का एक पोर्टल लॉन्च कर दिया। क्या बोला सरकार ने? कि 2030 तक सभी सरकारी विभागों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से ये क्या इलेक्ट्रिक वाहनों में बदल देंगे, ये लक्ष्य रखा है। जल शक्ति मंत्रालय है, इसने उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर को जल योद्धा के रूप में विकसित मान्यता दे दी। मीन्स ये जल योद्धा है, जल के क्षेत्र में इसने क्या किया? ऐसा काम किया कि यही जल योद्धा है। उत्तर प्रदेश के बनारस रेलवे स्टेशन पर क्यूआर कोड, बहुत इंपॉर्टेंट, टिकट लेने के लिए अब आप क्या करोगे? क्यूआर कोड को स्कैन करोगे, डायरेक्ट टिकट मिल जाएगा। और बनारस देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसने सुविधा दी है। और वाराणसी मंडल पहला रेलवे मंडल बन गया जिसने क्यूआर कोड से पेमेंट की सुविधा दी। गगन मिशन के लिए चुने गए 4 यात्रियों में से 2 यात्री उत्तर प्रदेश के निवासी, फिर से इंपॉर्टेंट। इनमें से एक यात्री को तो अमेरिका की कंपनी अंतरिक्ष में पहले ही भेजेगी, जिससे कि जो आवश्यक वो है अनुभव है वो उनको मिल सके। शुक्ला जी हैं, यूपी के ही हैं उनको। और ये सभी लोग नेवी के थे, नहीं, एयरफोर्स के। इन लोगों को रूस भी भेजा गया ट्रेनिंग के लिए, है ना। बाकी RLV का यूज किया जाएगा, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। अब तो और न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल बन रहा है, इसरो बना रही। क्रू मॉड्यूल है, पूरा 10,000 करोड़ का इस पर अनुमानित खर्चा था। 2024 तक भेजने का लक्ष्य रखा गया था, थोड़ा कोरोना की वजह से डिले हुआ अब, लेकिन आगे पहुंचेंगे।
और अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 2035 तक इंडिया का खुद का 35 तक खुद का अपना स्पेस स्टेशन होगा। 2040 तक हम चंद्रमा पर अपना खुद का व्यक्ति भेजेंगे। तो उन सब चीज़ों के लिए सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले हम ये वाला काम कर लें कि कुछ लोगों को अंतरिक्ष में कुछ दिनों के लिए भेजा जाए। इनमें नाम क्या है इनके? शुभांशु शुक्ला जी हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश के, और अंगद प्रताप हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश के। आगे चलते हैं। अग्रणी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश किन किन क्षेत्रों में आगे है, देश को लीड कर रहा है? सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज वाला राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत का प्रथम हाइपर स्केल डेटा सेंटर। डेटा सेंटर वो होता है जो आप इंटरनेट वगैरह यूज करते हो, जो वीडियो अपलोड करते हो, वो सारी चीज़ें, ये आपका डेटा संरक्षित रहता है। बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ा बड़ा डेटा, कई टीवी, कई लाखों टीवी में ये आपका डेटा रहता है। तभी तो आप एक क्लिक करते हो डेटा तुरंत आ जाता है, वो पूरा सर्वर पर, क्लाउड पर संरक्षित रहता है। अब इस डेटा के सेंटर पहले कहाँ थे? यूरोपियन देशों में, अमेरिका में। गवर्नमेंट ने कुछ जगह लागू किया, खासतौर से पेमेंट वाले जितने भी वो थे ऐप, कि आपको अपने डेटा सेंटर इंडिया में ही बनाने होंगे। सुविधाएं देनी, इंसेंटिव देना शुरू किया, तो अब जितने भी लोग हैं अपने डेटा सेंटर धीमे धीमे इंडिया में बना रहे हैं। भारतीय कंपनियां डेटा सेंटर बाकी लोगों के लिए बना के उन्हें किराए पे दे रही, तो यही नोएडा में बना है। भारत के पहले फ्रेट विलेज का निर्माण वाराणसी में किया जा रहा है। अगला, वाराणसी में देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे। तो रोपवे तो देश में बहुत सारे हैं, रस्सी वाले जो रास्ते होते हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोपवे का निर्माण पहला ऐसा है जो वाराणसी में हो रहा है ना। गौदौलिया से कहाँ हो रहा है ये आप लोगों को बताना है। एक रेलवे, एक स्टेशन का नाम मैंने बता दिया, गौदौलिया है। देश का सबसे बड़ा 16,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क यूपी में है। देश का सबसे बड़ा 4 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क, सबसे ज्यादा एक्सप्रेस भी यूपी में है। जीडीपी में यूपी का योगदान 9.2% है, मीन्स महाराष्ट्र का भी सर्वाधिक है, उसके बाद यूपी ही है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, GEM, गवर्नमेंट ने अभी एक प्लेटफॉर्म बनाया था 5-6 साल पहले, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इसमें बोला था जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, जिन्हें जो भी खरीदारी करनी होती, आपको क्या लगता है जो देश में जितना भी काम चलता है उसका 10% तो सरकार खर्च करती है, उससे ज़्यादा ही। तो सरकार कितनी खरीदारी क्या क्या नहीं करती होगी। तो सरकार जब ये सब काम करती है तो वो इससे, इस प्लेटफॉर्म से ही सारा काम करे, जिससे पारदर्शिता भी रहे, सारी चीज़ें सामने रहे। तो यूपी इस मामले में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से खरीद के मामले में पहले नंबर पर। ई टेंडरिंग प्रणाली की परफॉर्मेंस में भी यूपी प्रथम स्थान पर है, मतलब टेंडर वगैरह निकालना, ई टेंडर निकालना। यहाँ पर आपकी क्लास एंड होती है, ठीक है। ये पेड बैच की ही जानकारी है, जूनियर असिस्टेंट का पेड बैच है, ज्वाइन करना चाहो तो ये सारा प्रोसेस है। फॉरेस्ट गार्ड का भी है, बता चुके हैं। बाकी जो लोग भी जुड़े हुए हैं, आप लोगों का कर्तव्य बनता है, जितने भी लोग आपसे जुड़े हैं टच में, फ्रेंड फैमिली, उन तक ये क्लासेज पहुंचाओ कि उनका भी बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से भला हो सके। क्योंकि यहाँ जो भी व्यक्ति जुड़ जाता है, मुश्किल से 5 या 6 मंथ लगते हैं, उसके पास 1 या 2 नौकरी बड़े आराम से होती है। पढ़ाई का तरीका ही बदल जाता है, सोचने का, तैयारी करने का, चीज़ों को समझने का। तो पढ़िए अच्छे से, अगली क्लास भी आपकी जल्द आएगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।